चैप्टर नंबर 13 टॉपिक है ऑडिट ऑफ एन एनजीओ। बहुत अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि एनजीओ का मतलब क्या होता है। तो एनजीओ बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड्स रेज करता है और साथ साथ में टाइम, एनर्जी और स्किल के फॉर्म में भी डोनेशन लेता है अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, इकोनॉमिक असिस्टेंस टू पुअर, मैनेजिंग डिजास्टर। इस डेफिनेशन में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं और साथ साथ में आपकी जो हेल्थ एंड वेलफेयर एजेंसीज आती हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, ओल्ड एज होम वगैरह सब आते हैं, राइट। इसको आप एज अ सोसाइटी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ट्रस्ट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं। सोसाइटीज और ट्रस्ट के केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटीज और ट्रस्ट के केस में जो है ऑडिटर अपॉइंट करती है सोसाइटी और ट्रस्ट की मैनेजमेंट, और सेक्शन 8 कंपनीज के केस में सेक्शन 139 के हिसाब से जो है ऑडिटर अपॉइंट होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा जी, देन इसके बाद आप लोगों ने और क्या क्या बातें जो है वो ध्यान रखनी है। ये भी आपसे करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि देखिए आप लोगों को जो भी, अगर आप एक एनजीओ बनाते हैं कंपनीज एक्ट में, तो अक्रूवल बेसिस पे जो है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी है, और अगर आप सोसाइटी के बेसिस पे बनाते हैं, ट्रस्ट के बेसिस पे, तो अक्रूवल और कैश आप अपनी मर्जी से जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि अगर कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट करवाया है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना है, अदरवाइज वो नॉन कंप्लाइंस माना जाएगा कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 का। नाउ ऑडिट की बात करते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि ऑडिटर अगर आपका सेक्शन 8 कंपनी है तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, सोसाइटीज और ट्रस्ट है तो मैनेजमेंट अपॉइंट करेंगी। अब सबसे पहले सवाल आता है कि भाई साहब एनजीओ का ऑडिट को प्लान कैसे करेंगे? तो बहुत ध्यान सुनिएगा। आपने हनी सिंह का रैप सुना है, एक काम कर खुल लॉक कर, खटपै है फिर लॉक कर। तो आज हम कुछ वैसा ही जो है रैप करने वाले हैं। याद रखिएगा जरा इस बात को। एक काम कर, थोड़ी नॉलेज ले, उस नॉलेज को अपडेट कर, रिव्यू कर, करना मतलब रिव्यू करना मतलब 2 बार रिव्यू। अभी सारी बातें हमने क्लास में बहुत डिटेल में समझी हैं, या मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जल्दी से रिवीजन करा दूं। तो एक काम कर, थोड़ी नॉलेज ले, नॉलेज को अपडेट कर, रिव्यू कर, करना, मिनट्स पढ़, स्टडी कर, मिनट्स पढ़, स्टडी कर, सेटिंग कर, रिपोर्ट्स पढ़, एक्सपर्ट बन, प्रीवियस ईयर में जाना, कुछ काम कर लीजिए। तो क्या था, एक काम कर, थोड़ी नॉलेज ले, उस नॉलेज को अपडेट कर, रिव्यू कर, करना, मिनट्स पढ़, रिपोर्ट पढ़, स्टडी कर, एक्सपर्ट बन, और पिछले साल में जाना। डन। तो ये आप लोगों ने जो है ऐसे सारे के सारे 10 पॉइंट याद रखने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि भाई ये एक रिवीजन वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि एक बार आप लोग ये सारे पॉइंट्स जो है वो रीड कर लेंगे। अच्छा जी, देन उसके बाद आपने एक बात ध्यान रखनी है कि एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर जो है वो सारे के सारे इंक्लूड होने चाहिए हमारे ऑडिट प्रोग्राम में। और अब फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है जो आईसीए ने पूछा भी हुआ है, और कैसे पूछा हुआ, यही लाइन लिख के जो उन्होंने बोल दिया एक्सप्लेन है, या फिर ये लाइन लिख के बोल देंगे वो एक्सप्लेन करो जी इस बात को। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंटर्स जो है उसमें एक्सप्लेन करके आने हैं। इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। लायबिलिटी साइड पे कॉर्पस फंड, रिजर्व्स, ईयर मार्क फंड, प्रोजेक्ट एंड एजेंसीज बैलेंस, लोन। अब यहाँ पे हमारा फिक्स एसेट शुरू हो गया, यानी यहाँ पे हमारा एसेट साइड शुरू हो गया। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, कैश इन एंड बैंक, इन्वेंट्री, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो आप इसको ऐसे कुछ पार्ट में बांट दीजिए। ये आपकी लायबिलिटी साइड हो गई है, कॉर्पस फंड, रिजर्व, ईयर मार्क फंड, प्रोजेक्ट एजेंसी बैलेंस, लोन। ये आपकी एसेट साइड हो गई है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री। और ये आपके पास जो है कुछ एक्सपेंसेस की बात हो गई, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एक्सपेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, राइट। तो उसको 3 कैटेगरी में बांट के बड़े आराम से जो है वो पढ़ सकते हैं। देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे आप लोग रिसिप्ट्स ऑफ एनजीओ को जो है वो चेक करने वाले हैं। एनजीओ के पास जो पैसा आया है उसका आप कैसे ऑडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे साहब एनजीओ के पास पैसा आ कैसे सकता है। याद रखिए, उनको प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम के लिए ग्रांट मिल सकता है, उनको फंड रेजिंग प्रोग्राम, कटरीना कैफ को बुला के फंड रेजिंग प्रोग्राम करा सकते हैं, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ये 5 तरीके आपको याद रखने हैं कि इन 5 तरीके से जो है पैसा आ सकता है। कैसे कैसे पैसा आ सकता है? सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पैसा मिल सकता है, फंड रेजिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट और डिविडेंड। अब सवाल उठता है कि आपने इनकी ऑडिटिंग जो है वो कैसे करनी है। तो देखिए, मैंने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क कर रखे हैं। प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम के लिए एग्रीमेंट पढ़ो, लेटर्स पढ़ो, राइट। और साथ साथ में आप देखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में, ये आईसीआई का फर्स्ट लव है बेटा, याद रखना। फॉरेन कंट्रीब्यूशन के केस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट में जाना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद दी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976। सो सिंपली एग्रीमेंट हैं जो डोनर के, लेटर्स आए हैं जो ग्रांट के, आपने उसको पढ़ना है, राइट। फंड्स प्रॉपर्ली रिसीव हो गए हो, अकाउंटेड फॉर हो गए हो, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया गया हो इन अकॉर्डेंस विद दी FCRA एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट।
अब फंड रेजिंग प्रोग्राम्स के केस में हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ फंड्स जो है वो अलग, मतलब बेसिकली आपके पास जो है वो एक एप्रोप्रिएट पर्सन होना चाहिए सब कलेक्शन करने के लिए, और साथ साथ में आपको ये भी इंश्योर करवाना है, ये भी चेक करना है कि जो फंड से कलेक्शन होती है वो डेली बेसिस पे बैंक में डिपॉजिट हो रही है या नहीं। देन मेंबरशिप फीस में हम लोग क्या क्या चेक करने वाले हैं। मेंबरशिप फीस के केस में हम लोग देखेंगे, पहले तो मेंबरशिप का रजिस्टर उठा लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि भाई क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएटली किया गया है कि नहीं किया गया है, एंट्रेंस फीस और एनुअल फीस के और लाइफ मेंबरशिप फीस को प्रॉपरली क्लासिफाई किया है कि नहीं, क्लासिफाई किया है कि नहीं किया है। और रिकंसिलेशन जो है हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली आप रजिस्टर उठा के जो है वो मेंबरशिप की रिसिप्ट से जो है वो रिकंसिलेशन कर सकते हो, फिर अमाउंट रिसीव जो होगा बैंक में उससे आप रिकंसिलेशन कर सकते हो। देन सब्सक्रिप्शन में अगेन हम लोग रजिस्टर उठाएंगे, रजिस्टर और रिसिप्ट की रिकंसिलेशन करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव और हमारे जो मैगजीन्स डिस्पैच वगैरह हुई हैं उनके हम लोग रिकंसिलेशन करेंगे, और साथ साथ में आपकी जो रिसिप्ट और सब्सक्रिप्शन रेट है उसकी भी हम लोग जो है क्रॉस कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की बात करें तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड तो चेक करना बहुत आसान है। आप लोग इन्वेस्टमेंट उठाइए, इन्वेस्टमेंट उठा के देखिए कि भाई साहब एक रीजनेबल फिगर क्या बन रहा है इंटरेस्ट और डिविडेंड का, और फिर उसके हिसाब से जो है उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दीजिए। लीजिए अब हम लोग एक स्पेशल क्वेश्चन रिवाइज करने जा रहे हैं, ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑडिट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डोनेशन एंड रेमिटेंस ऑफ कलेक्टेड अमाउंट टू डिफरेंट एनजीओज। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, आपको शायद बुक में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बैक क्वेश्चन में मिल जाएगा। ऐसे है कि मेरे साथ जरा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो जब डोनेशन रिसीव हो रही है स्पेसिफिकली आपने जो है ये 6 बातें जो है चेक करनी है। सबसे पहले आप इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल in case of receipt of donation with respect to collection, custody and custody, collection of the amount, custody of the receipt book and custody of the money received। एक चीज। दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपकी रिसिप्ट बुक है उसकी कस्टडी को लेके स्पेसिफिकली हमें कुछ पॉइंट्स बोले गए जो चेक करने हैं, जैसे कि रिसिप्ट बुक इशू करने का क्या सिस्टम है, जो अनयूज रिसिप्ट बुक है उसे वापस रिसीव करने का क्या सिस्टम है, उसको प्रॉपरली स्टोर करने का क्या सिस्टम है, और साथ साथ में आपकी जो रिसिप्ट बुक है वो सिक्वेंशली नंबर्ड होनी चाहिए। तो ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कलेक्शन को लेके, कस्टडी ऑफ रिसिप्ट बुक को लेके, कस्टडी ऑफ मनी को लेके, फिर स्पेसिफिकली रिसिप्ट बुक को लेके आपने क्या देखना है, इशू का क्या सिस्टम है, अनयूज को रिटर्न करने का क्या सिस्टम है और सिक्वेंशली नंबर्ड है या नहीं। फिर चेक्स की बात आती है, रिसिप्ट ऑफ चेक्स। तो रिसिप्ट ऑफ चेक्स में आप लोग जरूर देखेंगे आपके पास कार्बन कॉपी होगी, जिस भी रिसिप्ट के अगेंस्ट आपने चेक इशू किया उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी, उस डुप्लीकेट कॉपी को चेक करेंगे। साथ साथ में हमने ये भी देखना है कि उस पर रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर हो और आपके पास जो है चेक देने वाले की सारी डिटेल्स भी जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कस्टडी ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट ऑफ चेक एंड देन बैंक रिकंसिलेशन। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बैंक और बैंक रिकंसिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलेशन बेसिकली हम लोग रिसिप्ट बुक के रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए, रिसिप्ट बुक के जो अमाउंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है बैंक को भी एक बार रिकंसाइल करके देख लेंगे कि रिसिप्ट बुक में जो अमाउंट रिसीव दिखा रहे हैं वो बैंक में आया है कि नहीं आया है। कैश डोनेशन को हम लोग ज़्यादा एक्सटेंसिवली चेक करेंगे। अगर हमारे पास, ये थोड़ा ऑड सा पॉइंट है, अगर डोनर्स का एड्रेस अवेलेबल है तो हम डोनर्स को जो है अमाउंट के साथ और सारे पर्टिकुलर्स ऑफ डोनेशन के साथ थैंक यू लेटर्स भी सेंड करवा के देख सकते हैं। टेंशन मत लीजिएगा इस बात की। देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले बताया, ये आईसीआई का फेवरेट है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन जहां भी आ जाए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट में जाना चाहिए एज नोटिफाइड अंडर दी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 यानी FCRA। देन ये हो गए हमारे 6 के 6 पॉइंट जो आप लोगों ने ध्यान रखने रिसिप्ट ऑफ डोनेशन के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब वो डोनेशन अगर आप दे रहे हैं किसको, डिफरेंट एनजीओज को, तो आप क्या बातें चेक करेंगे। तो सबसे पहले मोड, बोलो जी क्या चेक करोगे, मोड मतलब आपने किस मोड से जो है वो पेमेंट करनी है आगे जो एनजीओज हैं उनको। तो यहाँ पे बोला गया कि अकाउंट पे चेक यूज होना चाहिए, अगर डिमांड ड्राफ्ट भी यूज होना चाहिए तो उसके अंदर सफिशिएंट डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। देन उसके बाद जैसे ही आप लोग ट्रांसफर कर दें तो आपके पास रिसिप्ट्स होनी चाहिए जिससे आप लोग सपोर्ट कर पाएं कि आपने डोनेशन जो है रिमिट कर दी है। देन उसके बाद एनजीओ की आइडेंटिटी प्रॉपर एस्टैब्लिश होनी चाहिए, इसके लिए उसका एड्रेस, उसका ATG रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा वगैरह हम लोग चेक कर लेंगे। देन हम लोग जो है एज एन ऑडिटर हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन, याद कीजिए ऐसे 505 भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है भेज सकते हैं किसको, एंटिटीज को, टू हुम डोनेशंस हैव बीन पेड। अच्छा जी। देन डोनेशन यूटिलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि हम ये एश्योर करें कि भाई जिस पर्पस के लिए डोनेशन दी गई उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रही हो। एंड फाइनली जो एनजीओ के सिलेक्शन का सिस्टम होना चाहिए कि किस एनजीओ को हमने आगे डोनेशन रेमिट करनी है वो अनबायस्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले आ गया मोड, फिर उसके बाद हम लोग रिसिप्ट ले लेंगे रेमिटेंस की, उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर लेंगे, डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लेंगे, डोनेशन यूटिलाइजेशन चेक कर लेंगे एंड फाइनली सिस्टम जो है अनबायस्ड होना चाहिए। एक बार दोबारा बोल देता हूं, नंबर 1 इज मोड,
अकाउंट पे चेक। नंबर 2, आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए जो आपने पेमेंट करी दूसरे एनजीओ को। तीसरी बात, उसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी है। चौथी बात, डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लो। पांचवी बात, डोनेशन यूटिलाइजेशन पे भी हम लोग जो है वो एश्योरेंस लेंगे कि जिस पर्पस के लिए दी गई थी उस एनजीओ को उसने उसी के लिए यूटिलाइज करी है। एंड फाइनली हम लोग चेक करेंगे सिस्टम जो है वो अनबायस्ड होना चाहिए। लीजिए, फिर एक छुटका सा टॉपिक, बहुत ही प्यारा मुच मुच नोनू सोनू मोनू वाला टॉपिक है, और वो कौन सा टॉपिक है? सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सो यहाँ पे बेसिकली अलग अलग तरह की डोनेशन जो है हमें समझाई गई है, और उसके बाद बताया गया कि भाई पैसा जो है एनजीओ कहाँ लगा सकता है। तो देखिए, एनजीओ के पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? एनजीओ के पास जो है, हमने जो ये पढ़ा था यहीं से पैसा आ सकता है हमारे पास। अभी हम जो पढ़ रहे थे, ये लीजिए, यहाँ से पैसा आ सकता है हमारे पास मेंबरशिप फीस से, सब्सक्रिप्शन से, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से, फंड रेजिंग प्रोग्राम से। वही बातें आपको लगभग यहाँ लिखी हुई मिल जाएगी। देखिए, मेन सोर्स ऑफ फंड क्या क्या है हमारे पास? ग्रांट्स एंड डोनेशन, फंड रेजिंग प्रोग्राम, एडवर्टाइजमेंट, फीस फ्रॉम मेंबर, टेक्निकल असिस्टेंस फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, सब्सक्रिप्शन, गिफ्ट, सेल ऑफ प्रोड्यूस और पब्लिकेशन। इन सब जगहों से हमारे पास पैसा आ सकता है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डोनेशंस आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि आपके प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन बोल लीजिए, कैपिटल रिसिप्ट बोल लीजिए। तो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन या कैपिटल रिसिप्ट आपकी लाइबिलिटी साइड पे शो होगी। कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशन, अगेन कॉर्पस कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में आ सकता है कि भाई कैपिटल में ऐड कर दो। ये रिवॉल्विंग फंड के नाम पे आ सकता है आपका प्रमोटर कंट्रीब्यूशन या फिर आपका कैपिटल रिसिप्ट। रिवॉल्विंग फंड क्या होता है? रिवॉल्विंग फंड एक तरह का फंड है जिसे हम लोग अपनी इनकम में ना ले जाके हम लोग जो है उसे अपने कैपिटल में शो करते हैं, और उसको हम लोग रिवॉल्व करते रहते हैं टेम्परेरी बेसिस पे डिफरेंट लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देके। और उस फाइनेंशियल असिस्टेंस से आने वाले इंटरेस्ट को डिपेंड करता है ऑन दी टर्म्स, ऑन दी रूल्स ऑफ द एनजीओ, कि अगर हमने किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी रिवॉल्विंग फंड से, उस पर जो इनकम आ रही है उसे हम वापस रिवॉल्विंग फंड में ऐड करेंगे, या फिर हम लोग जो है उसे इनकम कंसिडर कर लेंगे। ये डिपेंड करता है डिफरेंट एनजीओस के डिफरेंट रूल्स पे। ओके, तो ये बात हो गई हमारी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की, कॉर्पस कंट्रीब्यूशन की, रिवॉल्विंग फंड की। ये इनकम में ऐड नहीं होता है, ये आपके लिए जो है एक तरीके से कॉर्पस का पार्ट बन जाता है। ये आपको मैंने पर्पस ऑफ रिवॉल्विंग फंड भी समझा दिया। देन डोनेशन आपके पास आ सकती है विद अ स्पेसिफिक गाइडेंस ऑफ एक्विजिशन फॉर अ पर्टिकुलर फिक्स सेट, और साथ साथ में आपको कंट्रीब्यूशन इन काइंड भी मिल सकता है। फिर बताते हैं जी आपके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है फंड की? एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, प्रोग्राम प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, चैरिटी, डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन एटसेट्रा। तो ये हो गया हमारा एनजीओ की कंप्लीट रिवीजन। ओके, ऑल द बेस्ट।